welcome to Middle Row, and I also welcome you to the in-text questions of our first chapter, Matter in Our Surroundings. तो इससे पहले हमने अपनी थियरीज पूरा कंप्लीट कर लिया है, पर अगर आप ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले जाके मेरी थियरी वीडियोस देखिए, और वीडियोस देखने के बाद आप एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, और उसके बाद ही आप ये वीडियो पे आइए, ठीक है। और जो जिस तरह से मैंने बोला है, जो बच्चे उस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर याद तुम्हारा तो ये रिवीजन ही स्टार्ट होने वाला है, एक तरह से तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। तो पेज 3 पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अच्छा, ये बताओ क्या चेयर हमारा मैटर है? जी बिल्कुल है। चेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर याद है तुम्हें तो मैंने बोला था, जिस भी चीज को हम फिजिकली छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो हमारा मैटर होता है। या कोई भी चीज जो स्पेस कंज्यूम करती हो, वो भी हमारा मैटर होता है। तो चेयर हमारा मैटर है। जी हाँ बिल्कुल। एयर, देखो एयर को हम देख नहीं सकते हैं या फिर उसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसको महसूस तो कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं हमारे चारों तरफ एयर है, तो ये हाँ, एयर भी हमारा मैटर है। अच्छा, लव, ये जो एयर है ना, ये भी मैंने उस दिन तुम्हें बोला था। अच्छा, तुम्हारा क्या हुआ? चेयर हमारा मैटर हुआ, एयर हमारा मैटर हुआ। नाउ कमिंग टू लव, कि लव हमारा मैटर है। उस दिन में मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम्हें किसी से प्यार मोहब्बत फील होने लग जाए, तो ये मत बोलना कि दीदी वो तो महसूस हो रहा है तो वो मैटर हो गया। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें प्यार फिजिकली महसूस होता है? मतलब सच्चे प्यार की बात करो, नहीं होता है, ठीक है। वो अंदर से फील करने वाली चीज होती है। तो जी नहीं, लव अपना मैटर नहीं है, वो नॉर्मल, वो इमोशनल फीलिंग है, फिजिकल फील नहीं है वो, ठीक है। तो लव क्या है? लव हमारा मैटर नहीं है। स्मेल, क्या स्मेल हमारा मैटर है? जी नहीं, स्मेल एक सेंस है, सेंस कभी मैटर नहीं हो सकता है। उसको मतलब कैसे बोलूं मैं, अगर मतलब स्मेल हो गया, साइट हो गया, टच हो गया, वो फिजिकली कोई स्पेस कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा मैटर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे मैं स्मेल ऑफ परफ्यूम की बात करूँ, स्मेल ऑफ परफ्यूम की अगर बात करूँ, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम मतलब क्या? परफ्यूम के कुछ पार्टिकल एयर के साथ डिफ्यूज होकर हम तक पहुंच रहे हैं, तो क्या वो मैटर है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वो पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल से बना होगा। जहां पे भी पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट हो, वो हमारा मैटर होता है। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम हमारा मैटर होता है। किसी भी सेंस के साथ अगर टेस्ट ऑफ मैंगो बोल दे, तो क्या वो मैटर हुआ? जी हाँ बिल्कुल हुआ। लेकिन टेस्ट बोल दे, क्या वो मैटर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। हेट, अब देखो लव ही अगर स्पेस कंज्यूम नहीं कर पा रहा है फिजिकली, तो हेट क्या करेगा? तो हेट भी हमारा मैटर नहीं है। एलमंड्स, मतलब जो खाने वाला एलमंड्स होता है, ऑब्वियसली वो मैटर है। थॉट, थॉट तुम्हारे दिमाग में रहता है, कोई फिजिकल स्पेस तो कंज्यूम करता नहीं है, तो जी नहीं बिल्कुल नहीं, थॉट भी हमारा मैटर नहीं है। कोल्ड, कोल्ड इज अ कंडीशन, ओके। कोल्ड कोई मैटर नहीं होता है, वो एक कंडीशन होता है जिसके थ्रू आप मतलब कोल्ड एक कंडीशन होता है जो कि हीट के एब्सेंस की वजह से होता है। हीट ज्यादा हुआ तो हॉट होगा, हीट कम हुआ तो कोल्ड होगा, तो वो कोई मैटर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, हमें बहुत पसंद भी है, तो ऑब्वियसली उसको देखते हैं, छूते हैं, पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक हमारा मैटर हुआ। अच्छा, तो चलो देखते हैं फिर आंसर में क्या क्या हुआ। मैटर आर चेयर, एयर, almond, cold drink, smell of perfume. Nice. Give reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. ऐसा क्यों होता है कि जो गर्म खाना होता है उसको हमें बहुत दूर दूर तक उसकी स्मेल आ जाती है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसके लिए हमें उसके बहुत नजदीक जाना पड़ता है, तभी स्मेल आती है। तुमने देखा होगा जब तुम्हारी मम्मी खाना बना रही होगी किचन में, तो उस टाइम पे ना तुम्हें बहुत दूर, तुम किसी भी कोने में हो घर पे, तुम्हें आराम से स्मेल आ जाएगा। लेकिन वही खाना जब डाइनिंग टेबल पे रखा जाता है, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो फिर तुम जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हो तभी तुम्हें उसका स्मेल आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें स्मेल ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो फूड के कुछ पार्टिकल्स, फूड के एरोमा पार्टिकल्स, वो एयर के साथ डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि फूड अगर हॉट है, तो क्या होगा? पार्टिकल जो है वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। ज्यादा स्पीड से मूव करेगा तो क्या, वो एयर के साथ जल्दी डिफ्यूज होगा, यानी खाने के जो पार्टिकल्स है वो एयर के साथ जल्दी डिफ्यूज होंगे। और जितनी जल्दी वो डिफ्यूज होंगे, उतनी जल्दी एयर के थ्रू हम तक पहुंचेंगे और उतनी दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर उनका डिफ्यूजन रेट ही बहुत स्लो होगा, तो या तो वो खाने का स्मेल हम तक पहुंचेगा ही नहीं, या बहुत नजदीक में पहुंचेगा, ठीक है। तो वो बात है। तो इसका आंसर क्या है? द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द फूड पार्टिकल्स डिफ्यूज फास्टर इन एयर देन हॉट, व्हेन हॉट कोल्ड फूड विल टेक लॉन्ग टाइम टू डिफ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस शो?
तो देखो, इसमें बोला गया है जो डाइवर होता है वो पानी के थ्रू से कट कर जाता है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई गई है? तो देखो, पानी के जो प्रॉपर्टी क्या है कि पानी पार्टिकल से बना हुआ है और पार्टिकल्स के बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पानी के पार्टिकल का, वो होता तो है, लेकिन डाइवर का जो फोर्स होता है, जिस फोर्स से वो पानी में जा रहा है, वो बहुत ज्यादा होता है। डाइवर के फोर्स की वजह से क्या होता है, जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है, ठीक है। दो पार्टिकल्स है, डाइवर बीच में आया, वो टूट गया। तो वो प्रॉपर्टी जो है, इससे हमें पता चलता है। Particles of water attract each other, but the attraction is not strong enough to prevent the diver to cut through water. यानी कि डाइवर का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है पानी के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। What are the characteristics of the particles of matter? ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। पहला ये कि वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, दूसरा ये उनके बीच में स्पेस रहता है, तीसरा वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से उन काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, वो डिफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहता है। तो चलो देखते हैं। अच्छा, ये जो सॉरी, ये जो नोट्स है आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जैसे आपको थियरी नोट्स प्रोवाइड होगी थी टेलीग्राम पे, तो ये जो प्रेजेंटेशन है आपको आंसर्स के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इससे पढ़ना है, तो बेशक वहाँ पे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन से लिंक उठा के आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी है तो हो ही जाएगी थोड़ी देर में, मेरे वीडियो के आने के थोड़ी देर में ये हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, तो वो इन टेक्स्ट हो गया ना। कमिंग टू पेज 6 इन टेक्स्ट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब अच्छा, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट एरिया। इस तरह से शायद मैंने इस तरह से पढ़ा है, तो इस तरह से समझोगे तो ज्यादा तुम्हें बेहतरीन तरीके से आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो इंक्रीजिंग डेंसिटी में हमें लिखना है, यानी कि सबसे पहले हमें छोटे वाले को लिखना है, मतलब सबसे कम जिसकी डेंसिटी रहेगी, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा। समझते हो ना इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? तो सबसे कम किसकी डेंसिटी रहेगी, पहले ये बताओ। अच्छा, सबसे पहली बात, सॉलिड लिक्विड गैसेस में सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? गैसेस की, क्योंकि उसको तो यूनिट एरिया में पार्टिकल्स दिखते ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ढूंढना है कि गैसेस क्या क्या है। एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी हमारे जो है गैसेस है। तो इनमें से, इन दोनों में से अब किसकी डेंसिटी कम होगी? एयर की कम होगी, ठीक है। सबसे पहली डेंसिटी किसकी कम होगी? एयर की होगी। क्यों होगी? क्योंकि एयर तो गैस है मान लिया, लेकिन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी वो भी गैस है, लेकिन चिमनी से क्या मतलब धूल मिट्टी सब निकलता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, थोड़े बहुत सॉलिड के भी पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं और वो चिमनी से निकलता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के मिक्स होने की वजह से क्या हुआ, यूनिट एरिया में पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा एयर होगा, उससे ज्यादा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी का डेंसिटी होगा। उसके बाद क्या, तुम बोलोगे दीदी अब गैस वाला कंप्लीट हो गया, तो लेट्स गो टू लिक्विड। अगर तुम ये बोलने वाले तो तुम्हारा आंसर गलत होने वाला है। क्यों गलत होने वाला है, समझो। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। देखो, केमिस्ट्री तो पूरा एक्सेप्शन ही भरा हुआ है। शायद अभी तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन जब तुम 11th-12th में जाओगे तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन मिलेंगे। लेकिन जब भी तुम्हें एक्सेप्शन मिले ना, तो टीचर से पूछा करो कि ये क्यों एक्सेप्शन है, वरना फिर वो रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट हो जाता है। रट्टा कभी मत मारना, ठीक है। तो इसके बाद हम एक्चुअली, हमारा हनी या वाटर नहीं होने वाला है, इसके बाद होने वाला है हमारा कॉटन। थर्ड नंबर पे आने वाला है हमारा कॉटन। और क्यों आने वाला है थर्ड नंबर पे कॉटन, ये समझो। अगर मैंने इवापोरेशन वाले टॉपिक टाइम जब समझा रही थी, तब मैंने ये बोला था कि जो कॉटन होता है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है पानी का। अब कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए उसके बीच में स्पेसेस होना जरूरी है। मतलब पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए कॉटन के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना जरूरी है, तभी वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉटन के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। लिक्विड से भी ज्यादा स्पेस है। पहले गैस आता है, फिर बोल सकते हो कॉटन आता है, फिर बोल सकते हो कि तुम्हारा लिक्विड आता है, ठीक है। तो यानी कि थर्ड नंबर पे हमारा कॉटन आ जाएगा, क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा रहता है, तभी वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है। अच्छा, अब आता है हमारे लिक्विड स्टेट पे हनी और वाटर। हनी और वाटर के बीच में बताओ कौन ज्यादा किसकी डेंसिटी कम होगी? वाटर की कम होगी, बिकॉज हनी तुम देखोगे वाटर से कंपेयर करोगे तो वाटर ज्यादा लिक्विड टाइप होता है, जबकि हनी थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है। थिक होता है मतलब कि यूनिट एरिया में उसके स्पेस, उसका जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा होगा। तो फोर्थ पे हमारा वाटर आ जाएगा, फिर हमारा हनी आ जाएगा। उसके बाद बताओ कि चौक और आयरन में कौन आएगा पहले? चौक पहले आएगा,
क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है कि उसकी डेंसिटी कम होती है आयरन से। आयरन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? बहुत स्ट्रांग होने का मतलब है कि उसके अंदर उनके जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं और थोड़ी सी जगह पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है। ये मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट समझाते टाइम भी समझाया था। तो दिस इज द ऑर्डर, एक्चुअली देख लेना। ओके, नाउ टेबुलर द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें पीपीटी में पढ़ाया है, तुम्हारे जो नोट्स प्रोवाइड हुए हैं उसमें भी है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं बता रही हूँ वो, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू द कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है? तो रिजिडिटी बेसिकली फर्म और डिफिकल्ट टू चेंज शेप, यानी कि जो चीज एकदम सख्त हो और इसको बदलना नामुमकिन हो, उसको रिजिडिटी बोलते हैं। तो सॉलिड रिजिड होता है, जी हाँ, सॉलिड बहुत ज्यादा फर्म होता है, उसको बदलना मुश्किल होता है। लिक्विड, लिक्विड तो कहीं भी शेप ले लेता है, किसी भी चीज का शेप ले लेता है, तो वो रिजिड कैसे हुआ? गैसेस, गैसेस भी रिजिड नहीं होता है। सबसे पहले लिक्विड, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैसेस। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या? सिकुड़ना, सिमटना, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जब सॉलिड के पार्टिकल्स है उनके बीच में गैप तो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, तो वो एक दूसरे से सिमट नहीं सकते क्योंकि जगह ही नहीं है सिमटने की, तो कहाँ सिमटेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से सॉलिड सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी शो करता है, उससे ज्यादा लिक्विड शो करता है, उससे ज्यादा गैसेस शो करता है। और कंप्रेसिबिलिटी का मेन डेफिनेशन क्या है? मैटर कैन बी रिड्यूस टू लोअर वॉल्यूम बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर से हम उसके जो वॉल्यूम है उसको कम कर देंगे। मतलब पहले इतनी जगह पे था, अब हमने उसको सिमट दिया तो इतनी जगह पे हो गया, प्रेशर क्रिएट किया उस पर हमने, ठीक है। नथिंग दैट, ऐसा कुछ नहीं जो समझने लायक ना हो। फ्लूइडिटी, एबिलिटी टू फ्लो, लिक्विड और गैस शो करता है, सॉलिड में वो नेग्लिजिबल होता ही नहीं है, ठीक है। फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैस कंटेनर को कैसे मतलब फिलिंग अ गैस कंटेनर मतलब, अब देखो लिक्विड जो है गैस कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता, तो बेसिकली यहाँ पे तुमसे ना वॉल्यूम की बात की गई है, या फिर तुम, हाँ मतलब वॉल्यूम की बात की गई है फिलिंग अ गैस कंटेनर इनडायरेक्टली बोल के। तो एक बात बताओ, अगर हम 1 लीटर लिक्विड को 2 लीटर वाले गैस सिलेंडर में डालेंगे तो क्या होगा? वो 1 लीटर जितना ही भरेगा ना। पर गैस के साथ ऐसा सीन नहीं होता है, गैस कंप्लीटली उस चीज को भर देता है, ठीक है। तो यहीं पे वही बोला गया कि जो वॉल्यूम है, लिक्विड का वॉल्यूम स्टेबल रहता है, जबकि गैस का वॉल्यूम कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। नेक्स्ट, कमिंग टू शेप, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप, लिक्विड एंड गैस ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर। ये हमने बहुत बार बोला। काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? अगर टेम्परेचर हाई रहता है तो कंटिन्यूअसली मूव करता है, तो जिसके पार्टिकल ज्यादा मूव करते हैं, जल्दी मूव करते हैं, ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है। तो गैसेस का है पता है, बहुत ज्यादा मूव करती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फिर लिक्विड के, फिर सॉलिड के। उसके बाद डेंसिटी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, लाइक थोड़े से जगह पे किसके पार्टिकल ज्यादा रहते हैं? सॉलिड के, फिर लिक्विड के, फिर गैसेस के। देखो ये तो हमारा पता नहीं कितनी बार मैंने ये पढ़ाया और कितनी बार रिवीजन हो रहा है, तो ये सारी चीजें तो मैं भूलनी ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि पहले हम टेक्स्ट पढ़ेंगे फिर इन टेक्स्ट में आएंगे, ठीक है। फिर ये पढ़ के अब लग रहा है यार ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है। यही रीजन था और कोई रीजन नहीं था। Next, give reasons. A gas fills completely the vessel in which it is kept. एक गैस जो है कंप्लीटली उस वेसल को ऑक्यूपाई कर लेता है। क्यों ऑक्यूपाई कर लेता है? क्योंकि गैस के बीच में जो है ना, गैस के जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। और गैप होने की वजह से क्या होता है? गैप होने की वजह से वो बहुत जल्दी इधर उधर मूव कर पाते हैं और पूरा जो है ना स्पेस कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब अगर थोड़ी सी जगह पे सेम गैस को रखेंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे में गैप कम कर देंगे। अगर उसी गैस को हम बहुत बड़े से रूम में डाल देंगे तो अपने अंदर स्पेस बढ़ा देंगे और फिर इधर उधर घूमते रहेंगे और पूरा जो रूम है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। अ गैस exerts pressure on the walls of the container। अब देखो गैस इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से भटक रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जाके दीवार पे टकराएंगे, या फिर मतलब अगर तुम रूम पे रखे तो दरवाजे से टकराएंगे, दीवार पे टकराएंगे, ठीक है। और जैसे ही वो दीवार पे टकरा रहे हैं तो क्या हो रहा है? और दीवार पे ही क्यों, दो पार्टिकल्स आपस में भी टकराते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो दीवार या आपस में टकराते हैं तो वो क्या होते हैं? वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो एक दूसरे पे भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और वैसे ही जब वो दीवार से टकराते हैं तो दीवार पे भी अपना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम जाकर अगर दीवार पे धक्का मारो तो दीवार पे प्रेशर जा रहा है ना, तो वो गैस भी करता है, गैस भी जाकर दीवार पे धक्का मारता है और वॉल जो है वो एक प्रेशर एक्सपीरियंस करता है। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। देखो ये एक क्वेश्चन है जो हर चीज में पूछा सकते हैं कि वाटर इज कॉल्ड अ लिक्विड, व्हाई?
या फिर एयर इज कॉल्ड अ गैस वाई, तो उसमें बेसिकली तो मुझे सॉलिड के जो यहाँ पे हमें पूछा गया वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, तो यहाँ पे तो मुझे सॉलिड के प्रॉपर्टीज पता है, वो तुम्हें लिखना है और देखना है क्या वुडन टेबल उन सारे प्रॉपर्टीज को मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो हाँ भाई वुडन टेबल हमारा सॉलिड है। ये मत बोल देना वहां पे कि हमें तो दिखता ही है वुडन टेबल सॉलिड है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब नहीं लिखना है, सारे प्रॉपर्टीज तुम्हें मैच करने हैं। तो हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड के प्रॉपर्टीज होता है, क्या वुडन टेबल शो करता है, जी हाँ बिल्कुल। क्लोजली पैक्ड वुडन, सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, वुडन टेबल शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या वो शेप ऑफ द कंटेनर ले रहा है, नहीं। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है सॉलिड के जो वुडन टेबल एग्जिबिट करता है, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि वुडन टेबल हमारा सॉलिड है। We can easily move a hand in air, but we do not do the same through a solid block of wood. We need a character expert. Okay. तो यहाँ पे बोला गया कि हवा के अंदर तो हम बहुत आसानी से, जैसे मैं अभी हाथ फेर रही हूँ, यहाँ पे हवा तो है ना चारों तरफ, हाथ फेर रही हूँ बहुत आसानी से हो रहा है, लेकिन जैसे मैं टेबल या मेरे पास ये बॉटल है, तो अगर मैं बॉटल के थ्रू ऐसे हाथ करने की कोशिश करी तो क्या मैं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, बॉटल मेरा क्या है, सॉलिड है, और हवा मेरा गैस स्टेट में। तो रीजन ये है कि हवा के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा, तो हो सकता है जैसे मैं हाथ फेर रही हूँ तो दो पार्टिकल्स के गैप के बीच में से फेर लूँ पहली बार, और अगर पार्टिकल्स दो जुड़े हुए भी हैं तो उनके बीच में स्पेस इतना ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम है कि मैं आराम से हाथ फेर सकती हूँ, आराम से टूट जाएंगे। लेकिन अगर मैं वहीं पे एक सॉलिड का एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं इसके यहाँ से हाथ फेरने की कोशिश करूँ तो इसके जो पार्टिकल्स है बहुत क्लोजली पैक्ड है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या है, मैं अपना हाथ यहाँ से नहीं ले पा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी है इनके दो पार्टिकल्स, उसके दो पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। The particles of air are very loosely bounded, they are very far away from a lot of space between them, hence we can easily move our hands in the air. Particles are tightly held by a force of attraction, so there is no space between them, and that's the reason we cannot move our hand freely across any solid, whether it's a brick, it's a bottle, or anything. Next, coming to liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have the ice floats on water. Exception number 2. पहला एक्सेप्शन क्या था कि कॉटन की जो डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है, ठीक है। अब सेकंड एक्सेप्शन जान लो, आइस की भी जो डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। ओके, कॉटन की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है, और यहाँ पे आइस की डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होती है। आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो, दो आइस इज अ सॉलिड, आइस के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स से बहुत दूर दूर, ज्यादा दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर उसकी डेंसिटी कम है तो तुम आइस को पानी के ऊपर तैरते हुए देख सकते हो, मतलब जिसकी डेंसिटी कम है वो ऑब्वियसली अगर ऊपर आ जाता है, ठीक है, लिक्विड के ऊपर आ जाता है। अगर किसी चीज की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है तो वो लिक्विड के ऊपर आ जाता है। देखो, liquids generally have lower density as compared to solid, but ice floats on water. The spaces are larger as compared to spaces in water molecules. मतलब आइस का जो वॉल्यूम होता है वो भी, the volume of ice is greater than water, hence the density of ice is less than of water, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक यूनिट एरिया में आइस के पार्टिकल्स कम प्रेजेंट रहते हैं और पानी के पार्टिकल्स ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, तो बेसिकली आइस का जो डेंसिटी है वो कम होता है पानी से, इसकी वजह से आइस पानी के ऊपर आराम से फ्लोट कर पाता है, यानी कि अगर किसी चीज की डेंसिटी अगर कम है पानी से, वो आराम से पानी के ऊपर फ्लोट कर पाएगा। कुछ एक्सेप्शंस उसमें भी है, बट फिलहाल तुम यही एक्सेप्शन समझो बहुत है। Coming to page 9, in text question, convert the following temperature to Celsius scale. तो मैंने बोला था कि अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या हमें 273 प्लस करना है, 273 माइनस करना है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के। तो अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो हमें 273 माइनस करना पड़ेगा या 273 प्लस करना पड़ेगा, पहले ये सोच के बताओ। ऑब्वियसली 273 माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 273 हमने माइनस कर दिया, तो अगर 300 के है 273 माइनस करने पर हमारा कितना बचा, 27 डिग्री सेल्सियस। 573 के है, उसमें से अगर हम 273 माइनस कर देंगे मतलब हमारे पास बचेगा 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अब अच्छा, अब ये बताओ व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो भी पॉइंट आएगा हमारा,
और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, जब से पहला पानी का बूंद वेपराइज होना शुरू किया तब से पूरा पानी जब तक वेपराइज नहीं हो जाता है तब तक हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यानी कि पानी का टेम्परेचर अगर 101 डिग्री सेल्सियस भी हो गया तो उसको हम पानी नहीं बोल सकते, उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं, यानी कि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये तो 250 डिग्री सेल्सियस है जो कि 100 डिग्री से बहुत ज्यादा है। तो किस फॉर्म में होगा ये, कौन से स्टेट में होगा, कौन से फिजिकल स्टेट में होगा, ये होगा गैसियस फिजिकल स्टेट में। अब बताओ 100 डिग्री सेल्सियस, अब बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस में दीदी वो तो चेंज होता है, उसको हम लिक्विड भी बोल सकते हैं, गैस भी बोल सकते हैं, थोड़ा पानी लिक्विड रहता है, थोड़ा वेपर बन जाता है। तो उस स्टेट का एक स्पेसिफिक नेम है, 0 डिग्री स्टेट का जो स्पेसिफिक नेम है इक्विलिब्रियम स्टेट है। 100 डिग्री सेल्सियस को इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन लिक्विड एंड वेपर्स बोलते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस को इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन गैस एंड लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, चलो। और सिर्फ वाटर के लिए, क्योंकि वाटर ही इसमें चेंज होता है 100 डिग्री में, कोई भी लिक्विड का मत बोल देना। सिर्फ वाटर का इक्विलिब्रियम स्टेट है 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट। ओके, पेज 10 एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? हॉट ड्राई डे मतलब क्या हुआ, हॉट मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, ड्राई मतलब ह्यूमिडिटी कम है। अब टेम्परेचर ज्यादा होना और ह्यूमिडिटी कम होना ये किस चीज को बढ़ावा देते हैं, ये बढ़ावा देता है इवापोरेशन को। और जब इवापोरेशन होता है तो क्या होता है, जैसे इवापोरेशन होता है तो जिस स्पेस से वो इवापोरेट हो रहा है, पानी जहां से वो इवापोरेट हो रहा है वहां का एनर्जी लेता है, और एनर्जी लेता है तो क्या होता है, उसका हीट एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी लेता है मतलब जो सरफेस पीछे पड़ा है वो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। देखो, on hot dry day there is high temperature and low humidity, both these factors responsible for increased evaporation, this also means better cooling। तो यहाँ पे हमने दो तीन पॉइंट्स को ना मिक्स कर दिया, देखा तुमने, लाइक एक तो हमने फैक्टर्स और इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग दोनों वाले चीज को मिक्स कर दिया। फैक्टर्स हमने देखे जो फैक्टर्स बढ़ावा देते हैं, और इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होता है। मैकेनिज्म क्या होता है मैं अच्छे से समझाया है इवापोरेशन वाले वीडियो में, नहीं देखा है तो फिर से बोलो जाके देखो। Why does the water kept in earthen pot और मटका become cool during summer? ये भी मैंने बोला था कि जो हमारा जो earthen pot होता है उनके नीचे जो है ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से पानी वहां से इवापोरेट हो पाता है, और इवापोरेशन की वजह से मटका ठंडा हो जाता है और हमें ठंडा पानी मिलता है। पढ़ लेना ये क्वेश्चन। Why does a palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? तो पेट्रोल या परफ्यूम एसीटोन बहुत जल्दी इवापोरेट होता है, बहुत जल्दी इवापोरेट होता है मतलब बहुत जल्दी वो हीट एनर्जी खींच लेते हैं हमारे हाथ से, और अगर हमारे हाथ से जल्दी हीट एनर्जी खींच लेंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो यही रीजन और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप? तो तुमने देखा होगा जब तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा चाय पीते होंगे एक कप और प्लेट लेके, अब मान लो चाय बहुत गर्म है उनको लेट हो रहा है तो वो क्या करता है, उस चाय को वो लोग सॉसर में डाल देते हैं, प्लेट में डाल देते हैं, फिर प्लेट से पीते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये तुम्हें दिख नहीं रहा है फिर वहां पे इवापोरेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर हम उस चाय को प्लेट में डालेंगे तो क्या होगा, प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो कप के सरफेस एरिया से ऑब्वियसली ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होता है, सरफेस एरिया अगर ज्यादा होता है तो इवापोरेशन जल्दी होता है, इवापोरेशन जल्दी होता है तो क्या है, वो सरफेस कूल हो जाता है। सरफेस कूल होगा तो क्या, यानी कि अगर तुम्हारा प्लेट कूल हो गया इसका मतलब ये है तुम्हारी चाय भी ठंडी हो गई, चाय ठंडी हो गई तो तुम आराम से पी सकते हो जल्दी, है ना। देन सो दैट्स ऑल। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन समर? आई डोंट नो कितनी बार बोल रही है, बट वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। क्यों, क्योंकि कॉटन बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है। हमने अभी अभी एक पढ़ा था कि कॉटन के जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके जो स्पेस उनके बीच में जो स्पेस है बहुत ज्यादा होता है, तो कॉटन बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, वो हमारे बॉडी से स्वेट को खींच लेता है गर्मियों में और इवापोरेट कर देता है उसको। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर आवर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पार्ट। कुछ भी डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो, बिकॉज अगेन इफ यू गो टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड यू आस्क दिस डाउट्स, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। ओके, सो अभी डाउट्स है तो यार अभी पूछ लो, वीडियो देखने के बाद यूट्यूब में कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करो। उससे इस चैप्टर के अलावा भी अगर कुछ और डाउट्स है, कुछ केमिस्ट्री असाइनमेंट में हेल्प चाहिए आपको, होमवर्क में हेल्प चाहिए, तो वो भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। ठीक है, अपने करस्पॉन्डेंस क्वेश्चंस भेज के हम उसके भी आंसर दे सकते हैं। हम आपको एक कस्टमाइज गाइड देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। ठीक है,
तो यार फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज लेट अस नो, ओके। एंड तो अभी तक के इन इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया। नेक्स्ट टाइम हम फिर एनसीईआरटी के मेन क्वेश्चन शुरू करेंगे। वंस वी आर डन विद दैट, वी विल डन विद द चैप्टर। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद एक एनसीईआरटी की वीडियो आएगी, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, या फिर कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे पढ़ाना हो तो उसका एक पहले वीडियो आएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। तो यार तब तक के लिए फिर ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।